नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे कृष्णा अग्निहोत्री द्वारा लिखित कहानी मैं ज़िंदा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं। छड़ी थाम संध्या के धुधलके में कुर्सी से राग सने सने उठी। पैर दर्द से ऐंठे पर उसने उठना प्रारंभ रखा और वह खिड़की खोलने में समर्थ हुई। पलड़ों को छेड़ती हवा सर्राकर उसके चेहरे को छूने लगी। गाउन को ठीक कर उसने बाहर झांका। 14-15 वर्ष के बच्चे गेंद खेल रहे थे। सड़क पर छोटे बच्चे साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। दाईं ओर से खाली प्लॉट पर चलती ड्रिल मशीन की सूं सूं आज उसे अच्छी लगी। दिमाग व शरीर पर छाए सन्नाटे को जैसे किसी ने तेजी से थपेड़े मार तोड़ दिया। वे ताजी खुशनुमा हवा से कब झपकी ले अपने पैतृक घर शांतिनगर में पहुंच गई, उन्हें समझ ही ना आया। माँ की ममता भरी झिड़की चालू थी। अरे राग, तो कब तक ओस में नंगे पैर टहलेगी? देख भीतर आ, ठंड लग गई तो। पिता अपनी इकलौती संतान को दुलराते समझाते। बिटिया, स्वास्थ्य व अपने अस्तित्व को समयानुसार बनाना चाहिए। एक बार वे ढुलके तो रोकने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है ना। तुम्हें तो बहादुर बेटी बनना है, हमारा नाम प्रतिष्ठित करना है। यूं ही खा पीकर सोकर निठल्ली बनेगी तो कदापि नहीं जीना। भीतर आते ही माँ सरपोच चीखती। अरे जरा गरम बादाम वाला दूध तो लेती आ। सेठ बिंदा नामी गामी व्यक्ति होने के बावजूद शाम की आरती में सपरिवार रहते और स्वयं मीठी आवाज में भजन गाते। घर के सदस्यों को कुछ न कुछ भजन गाने ही पड़ते। रागनी को सोने के पूर्व माँ बाप कुछ न कुछ संस्कार परोसने लगते। उस अधकचरी मानसिक अव्यवस्थित स्थिति में सुने व समझे वाक्यों का निनाद अभी भी उसके दिमाग में बजता है। जैसे मनुष्य के लिए जो व्यक्तिगत है वही समाज के लिए संस्कृति सार है। इसको समझने ही तो श्रेष्ठतम चरित्र पढ़ने चाहिए, क्योंकि यही आदर्श मूल्यों की स्थापना जीवन को विशिष्ट एवं एकता स्वरूप प्रदान करते हैं एवं परिष्कृत भी करते हैं। सामाजिक चेतना एक आत्मिक गुण है जो मानव में फूल की सुगंध सा समाया हुआ है। कला व साहित्य इस खुशबू का विकास करते हैं। माँ कहती है, बेटी, शादी पश्चात पति को संभालना, परिवार में रिश्तों को स्वीकारना हम स्त्रियों का ही धर्म है और धर्म को आस्था से अपनाया जाता है। वहाँ तर्क काम नहीं करता। माँ व पिताजी के कारण ही तो रागिनी पढ़ंता बन गई। एक अच्छी पुस्तक यदि हाथ लगती तो वो पार्टी खाना पीना छोड़ उसे ही समाप्त करने में जुट जाती। बहुत कुछ आधुनिक विचारों का स्वागत करने के पश्चात भी घरेलू विषयों में माँ व बाबूजी परंपरावादी ही अधिक थे। उन दो की विभिन्न विचारधाराएं होते भी दोनों समझौतावादी अधिक थे। लेकिन जब वे रूढ़िग्रस्त होते तो रागिनी को उनसे सुलह कठिन पड़ती। इसी तरह पति को सब कुछ मानने की संस्कृति का भार ढोती राग पति की मान्यताओं से खुश न रहकर उसका विरोध नहीं कर पाती। अंग्रेजी साहित्य में फर्स्ट क्लास सांवली तीखे नक्श वाली राग पति को यह नहीं समझा पाई कि 4 बच्चों से अधिक का बोझ वह नहीं ढो पाएगी। डिप्टी कलेक्टर मनीष ने साफ कह दिया, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, जितने वो दें उन्हें संभालना हमारा कर्तव्य है। बीमार सी कमजोरी सहन करती राग जब छठे बच्चे की माँ बनी तो जचकी में सन्निपात हो गया। माँ आई थी। सास को घर व बच्चे संभालना कतई पसंद न था। माँ कब तक इन बच्चों की भीड़ को संभालती। तब भी बेटी की स्वास्थ्य हेतु वे 6 महीने में 1 माह रुक जाती, अन्यथा बच्चे लावारिसों जैसे ही पलते। दोनों बड़ों को वे साथ ले गईं। वे पढ़ने में भी अच्छे ही रहे। अपनी इकलौती संतान को स्वस्थ देखने हेतु माँ स्वयं निराश व पीड़ित ही रही। के लिए जीवन एक चुनौती बना था। पति दौरे से लौटते ही बीमार पत्नी के जिस्म को नोचना अपना अधिकार मानते तो पत्नी शरीर को घायल करवाकर पत्नी धर्म अपना लेती।
लेकिन अब वे मानसिक असंतुलन में जीने लगी। प्रयत्न बावजूद संवरी हुई राग फटेहाल हो गई। प्रयत्न बावजूद वे मनीष के काम भूल जाती, फोन पर बताए काम विस्मृत हो जाते। यदि इसी समय उन्हें कोई मनोवैज्ञानिक को दिखा देता तो शायद वे समझ जाती, परंतु थके हारे मनीष पत्नी पर हिकारत फेंकते, 2 3 4 पैग उड़ेल खुराटे लेते, सब भूल जाते। रागिनी रूखी सूखी सूरज ढलते ही आज की ही भांति कुंठित हो अतीत में ही खो अपने सुखों को खंगालती। अतीत के सुख खड़खड़ाते वर्तमान को कांटे से भरा हरियाली से दूर एक बियावान जंगल बना देते। वो समझने में असमर्थ थी कि हरियाली क्यों छुपी और कांटे क्यों तनाव व द्वंद्व पैदा करने लगे। एकाग्रता इकट्ठी करे तो भी कभी सब्जी में नमक ज़्यादा तो कभी दाल जल जाती। राग शोभ व पीड़ा से कराह उठती जब वो बच्चों को पेशाब से उठा नहीं पाती या उन्हें नहला तक नहीं सकती। मनीष झुंझलाकर उसे जोर से धक्का दे देते। ससुरी माँ है या कसाई, लेकिन उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि आखिर इस सबका कारण क्या है। पल पल पति की घृणा व ससुराल की उपेक्षा ने उसे अधिक लापरवाह एवं सुस्त बनाया। वो ठीक से स्नान न करती, झुककर चलने से कुंवर जैसे निकल आई। जब ननद व नंदोई उसका मजाक बनाते तो वह मन ही मन उन्हें कोसती, ईश्वर तुम सब की पीठ पर एक बड़ा कुंवर निकाल दे ताकि वे सब उसकी सी लाचारी का स्वाद तो चख सकें। आश्चर्य था कि मनीष को वो गलती से भी नहीं कोसती। उसे माँ के उपदेश घेर लेते। बेटी पति की छत्रछाया छप्पर की भी हो तो मूल्यवान होती है। पत्नी वहाँ सदा सुरक्षित रहती है। लंगड़ कर घसीटती अपनी काया को वो भुतवा मन सहित घर के किसी भी काम में जुटाकर आह ओह करती इसी कुर्सी पर जम रहती। बच्चे जब तक छोटे थे घर को पेशाब लैट्रिन की दुर्गंध से भरते और बड़े हुए तो मनमाना खाना नाश्ता सब खा माँ को ए कर चिढ़ाते पढ़ने चले जाते। पल पल उन चीखने वाले एक सी आदतों के तीतरों को जाली के दड़बे में बंद न कर पा वो स्वयं अपने कपाट बंद कर देती। माँ ठीक कहती थी, जन्म माँ बाप देते हैं, प्रारब्ध वे कर्मों से बनाते हैं। बड़े दोनों बेटे वकील व इंजीनियर बनकर दूर दूर पोस्ट हो गए। बेटियां न्यूयॉर्क में बसी हैं। नंदे वर्ष 2 वर्ष में पलटे तो माँ से इनका इतना ही संवाद होता, चलते हैं माँ, अपना ख्याल रखना। एक बार छोटी बेटी का आंचल थाम राग ने बड़ी बेबसी से घिघिया कर कहा, बिटिया कुछ और रुक जाए, मन घबराता है। तो बेटी ने अश्रुविवल होकर समझाया, माँ तुम्हारे दामाद को तो लंदन भाया है तो वहीं रहना पड़ेगा ना, पर तसल्ली रखो, मजले भैया व भाभी यहीं शिफ्ट होंगे। भोली सरल अंग्रेजी में एमए रागनी खुश हो गई। बच्चे छोटे से बड़े किन वातावरण में हुए, कैसे बने, उन्हें इसका जरा भी आभास नहीं। मशीनी जीवन में जीती स्पंदनपूर्ण राग अज्ञात स्थितियों से अवगत नहीं थी कि उनके सीधे बच्चे स्वार्थ व लालच की पनाह में कितने स्वार्थी व अजनबी हो गए। मनीष खुश थे कि बहू के आने से पूरा घर खिलखिलाहट से भर जाएगा। कुछ देर बेटे से संवाद होगा तो उन्हें उबाऊ पत्नी से छुटकारा ही मिलेगा। काश वे पत्नी के अस्तित्व का महत्व समझ सकते। बहू ने कुछ दिन तो नीचे गुजारे, पर अचानक मनीष ने देखा कि ऊपर से 4 कमरे सुधर रहे हैं। राग तो आज भी सुरीले स्वर से रामचंद्र मानस के दोहे अनमनी बैठक में गुनगुनाती है। रामचंद्र कृपालु भजमन, जो हो जैसी है पत्नी तो है। अब वे मुस्कुराकर हट जाते हैं क्योंकि दोहा यहीं अटका रहेगा और घिसे पिटे रिकॉर्ड की सुई यहीं अटक जाएगी। अचानक खाना बनाने वाली बाई छुट्टी पर चली गई और बहू बीमार पड़ी। मनीष अब क्या करे। रसोई घर में लेकिन सन्नाटा नहीं था। राग लंगड़ाती पराठे बना रही थी। उसने जैसे तैसे भिंडी की सब्जी बना दी थी। मनीष को देख वो मुस्कुराई और उसने थाली उसे पकड़ा दी। मनीष ने शाम ही को मीना बहू व बेटे आशीष की परेड ली। ये क्या, तुम लोग चुपचाप बाहर खा आते हो और ये बीमार माँ
वह मैं थका हारा भूखे रहें, हमारे लिए ले आते। मीना बीमार थी, खिचड़ी क्या लाते। आशीष नज़र चुरा चला गया। 4 दिन तक राग बड़बड़ाती, कभी दाल चावल तो कभी पराठे तो कभी कुछ बना ही देती। 5वें दिन मजली बेटी ने आकर घर संभाला। उसने माँ के गंदे कपड़े उतार उन्हें गाउन पहनाया तो राग की आंखों में प्रश्न था कि यह क्यों। उसे तो यही स्मरण था कि वो तो ब्रांडेड सलवार सूट ही पहनती है। माँ, तुमसे कपड़े संभलते नहीं, क्या आरामदायक रहेगा। मनीष ने खुश होकर उसका समर्थन किया। और क्या, अब इस उम्र में छोकरियों जैसा सलवार कुर्ता पहनना। बेटी चली गई। काम वालियाँ काम करती, बहू नीचे उतरती, जैसे तैसे चूंचा करती जिंदगी चल गई। वज्रपात तो तब हुआ जब मनीष का हार्ट अटैक से टूर ही पर देहांत हो गया। मनीष के शव को ताक राग बोली, उठो ना, खाना तैयार है। बेटी ने चुपचाप उनसे पैर छुलवाए व कमरे में वापसी करा दी। 13 दिन बाद ही राग को उनके टूटे फूटे सामान सहित सबसे छोटे इस कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। बहू आहिस्ते से बड़बड़ाई, निकम्मी, निठल्ली, यहीं रहो और हमें जीने दो। तेज छुरी से कटने की व्यथा सहकर भी मासूमियत से बहू के सर पर हाथ रख राग बोली, यहाँ क्यों? पड़ी रहो चुपचाप, बूढ़ी तो हो ही, उस पर आधी पागल। अब जिंदगी तो घटनाओं के ऊहापोह से भरी है। मरण जीवन ही तो व्यक्ति के अधिकार में नहीं। राग का अव्यवस्थित मन अपनी माँ की स्मृति में कराहा तो बहू ने रूखे स्वर में सूचना दी, तुम्हारे जैसी अभागी के साथ जो होना था वो हो गया। तुम्हारे माता पिता तीर्थ यात्रा के दौरान केदारनाथ में दफन हो गए। जैसे ही उन्हें पता लगा कि रागिनी के नाम उनकी जायदाद का बड़ा हिस्सा है और शेष ट्रस्ट में चला गया, वैसे ही उन्होंने राग के लिए एक अलग से नौकरानी लगा अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्हें यह भी पता था कि मनीष की पेपर राग का ही अधिकार है। वर्ष बीता कि आशीष व मीना कार में राग को बैठा बैंक ले गए और उसने वहाँ मैं जिंदा हूँ का आवेदन पत्र जमा किया। आज राग को अरसे बाद खुली हवा में सांस लेने का सुख मिला। बेटे ने पूछ पूछ कर उसे खाना मिठाई खिलाकर जो चेक से पैसा मिला उसे झपट कर अपने पास रख लिया। पुनः तेज छुरी से व्यवहार से राग वृद्धा आहत होने लगी। उसके कटने रक्त रंजित होने की खबर किसी को नहीं थी। जब कभी मेहमानों के सामने जोर शोर से बहू कहती, क्या करें, हम बाहर नहीं जा पाते, घर में निठल्ले निकम्मों का बसाव जो है, तब अवश्य राग आत्मघात की स्थिति तक पहुंच जाती। अचानक एक सुबह कबूतरों का एक जोड़ा गुटरगुं करता राग के सामने की खिड़की से झांकने लगा। घिसटकर राग ने खिड़की पर लगे प्लाई को चौड़ा किया तो वे अंदर फड़फड़ाते आए। वह कोने में रखी डलिया में दुबककर राग को निहारने लगे। मायके में खिले गुलाब सी महकती डोलती राग अब जिंदा प्राणी को देखने व संवाद को तरसती। पोता जब पल भर को झांक कहता, ओल्डी हाउ आर यू, और भाग जाता तो राग उसे आलिंगन करने को तरस प्यार स्पर्श से भी वंचित थी रहती। आसपास टंगी रहे नंगी तलवारें तो प्रेम कैसे बरसे। सारी हरहराहट, मुस्कान व उमंग राग कबूतरों पर उड़ेल देती। कभी दाना पानी रूई बैठने को देती तो वे भी निर्भीक हो उसके कंधों पर गोद में उसे दुलारते। अब राग अपने रिश्ते घावों के बावजूद सहज हो गौरैया से उड़ सकती थी। बचपन में पाली बिल्ली की याद मीठे दानों सी हो गई और कबूतरों का प्यार फड़फड़ाने लगा। मनीष की रखी बाई यूं तो कुछ न कुछ चुरा लेती, पर बेहद ईमानदारी से राग की देखभाल करती। कभी कभी अपने टिफिन से कुछ भी अच्छा ला उसे खिला भी देती। वैसे तो नौकरानी गुड्डी टीवी लगाती तो राग आंखें चौड़ी कर सब बेहद घूर घूर कर ही देखती, लेकिन शायद आंखें कमज़ोर होने से आंखें बंद कर लेट जाती। हाँ, कुछ समय के लिए तो कबूतरों को गोदी में बैठा बेहद उत्सुकता से टीवी ताकती, लेकिन जब बहू ने टीवी उठवाकर ऊपर किचन में रखा ली
तो राग ने कई बार गुड्डी को झकझोरते हुए इशारे से जानना चाहा कि टीवी कहाँ गया। टीवी को शिफ्ट करना तो गुड्डी को भी अच्छा नहीं लगा, परंतु वो चुप ही रही। वो बहू जी को चाहिए था। अच्छा अच्छा, और राग ने आज्ञाकारी भोले बच्चे सा सर हिला दिया। गुड्डी की अस्वस्थता में लगभग 1 बजे एक टिफिन ऊपर से उनके कमरे तक लटक जाती, जिसे वे भूखे भेड़ियों से झपट लेती, छड़ी से उसे पुनः रस्सी से बांध देती और रात्रि को पुनः खींच लेती। छोटी बेटी मन की अमीर थी। जब भी आती तो फल, मिठाई व नमकीन कोने में पड़ी जाली में सजा देती। बेटा तो अपने हक की संपदा में शानदार जिंदगी जीकर कर्तव्य व रिश्ते, अपनत्व जैसे शब्दों को बाजार के गंदे बेसमेंट के कूड़ेदान में दफन कर चुका था। बस 1 तारीख को रूखे अंदाज से चेकबुक पर साइन करवाकर कुछ विशेष खाने को दे जाता। राग 1 तारीख को बेइंतहा प्रसन्न हो साइन करके अच्छे भोजन पाने की प्रतीक्षा में व्याकुल रहती। उस दिन राग ने मचलकर गुड्डी से बाहर घूमने की जिद की। छड़ी ले वे बाहर निकली कि आसपास के पड़ोसियों ने खुश हो उनसे पूछा, कहाँ रही मिसेस सिंह? बहुत दिनों से तो आपको देखा ही नहीं। छत से बहू ने सुना तो कई बहाने बना टहल को प्रतिबंधित कर दिया। वह सब्जियां संभालने का उत्तरदायित्व सौंप दिया। राग मेथी, पालक, मटर संभालती, मुंडी घुमा सोचती, सच तो है बड़े बूढ़ों को काम करते रहना चाहिए। एक दिन पोते ने यह कहकर उसे हतप्रभ किया कि दादू की जगह आपको मरना था। दादू तो मुझे नई नई चॉकलेट देते थे। एक शाम छोटी बेटी आई तो उसने माँ को बेतरतीब देखा तो पूछा, तुम जीना नहीं चाहती? अरे तुम भी प्राणी हो, तुम्हें भी अपना शेष जीवन हंसते हुए खुशनुमा हाल में जीना चाहिए। तुम्हें पता नहीं कि पिताजी की पेंशन 30,000 जमा होती है। तुम्हारी माँ, नानी, नाना ने तुम्हारे नाम 50 लाख जमा कर दिए हैं। तब तुम भिक्षुक नहीं, स्वयं सब देखो व दूसरों को अपने हाथ से जायज़ खर्च दो। पढ़ी लिखी हो तब भी तुम्हारे स्वाभिमान में काई क्यों लग गई है? देखो इन कबूतरों को, ये भी जीने के लिए तुम्हारे पास बैठे हैं। तुम क्यों खाली मन से रहती हो? तुम्हें ही तुम्हारे घर में कबाड़ा बना दिया गया है और तुम टुकड़ों पर खुश होती हो। क्या माँ, तुम्हें अपने अस्तित्व की पहचान नहीं रही? यदि भैया से कुछ लेना नहीं चाहती तो हाथों से गरीबों को तो कुछ दे सकती हो ना। राग ऊं कर जैसे ही बेटी को आलिंगन करने आगे बढ़ी तो उसने हटकर धिक्कारा, माँ, अन्याय या आदर्श नहीं, पिता की मनमानी सहकर तुमने परिवार व समाज को क्यों नीतियाँ नहीं दी, और ना ही अब बेटे बहू की उपेक्षाएं सहकर कोई नारियों के लिए इतिहास कर रही हो। वृद्ध होना कोई पाप नहीं, किसी भी उम्र में व्यक्ति अपने सहज जीवन जी सकता है। बस थोड़ा संघर्ष व प्रयत्न चाहिए। और वह गुस्से से बाहर चली गई। राग स्तब्ध बैठी नन्ही नन्ही तितलियों व गौरैयों को ऊंचे ऊंचे उड़ती देखती रही। हाँ, सच तो कहा है बिटिया ने, जब इन चिड़ियों में जीने का हौसला उमंग है तो वो क्यों नहीं आशा से जी सकती। भौतिक रूप से जब उसे उसके अपनों ने उसकी पहचान छीनना प्रारंभ कर दिया तो वो भी कहीं ना कहीं किसी से जुड़ जिंदगी में मायने भर देगी। तभी उसने देखा कि एक प्यासी गिलहरी पानी पीने के लिए कबूतरों के डब्बे के पास खसक रही है, लेकिन सामने दाना चुगते उन्हें देख भयभीत हो भागती दौड़ती छुप जाती। पुनः इधर उधर ताक वो शीघ्रता से पानी के पास आई, भरपूर पानी पी भाग गई। जीवन में डर का कांटा बेमतलब नहीं उगना चाहिए। राग नित्य छड़ी ले टहलती, सोचती रहती, सच तो है कि अभाव से ही भाव का जन्म होता है, क्योंकि अमंगल के गर्भ में मंगल छिपा है। वो भी कटु उत्तरों से राह खोजने के लिए तैयार थी। उसे अपने पिता के शब्दों ने राह प्रशस्त करने की शक्ति प्रदान की। बेटी, कर्तव्य पूरा करो, पर अन्याय का दबाव न सहो। जैसे ही आशीष 30 को चेकबुक व कुछ जलेबी ले आया तो आश्चर्यचकित हो अपनी तनी तीखी तेवरों वाली माँ को बोलते व सख्त हो खड़े होते देखा। वो मिठाई को हटा बोली, मुझे मेरी पूरी पेंशन लाकर दो। मैं युवाओं जैसे फिजूल की महत्वाकांक्षाएं तो नहीं पाले हूँ, पर वृद्ध होना तो जीवन प्रक्रिया है। मैं उपेक्षा व घृणा क्यों सहूँ?
मुझे मेरा अधिकार दो, वरना मैं चेक साइन नहीं करूँगी। मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए। वहाँ मेरी पुस्तक की अलमारी है, एसी फिट है, साथ लगा बाथरूम भी है, जहाँ तुम्हारा 12 साल का बेटा दोस्तों के साथ मस्ती भर रहा है। एक बात और आशीष, इस उम्र में मुझे तुमसे अधिक सुविधाएं चाहिए। नवंबर भी पास है। मैं वहाँ बैंक में मैं जिंदा हूँ का फॉर्म भरने भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि तुमने मुझे जीवित रखने का धर्म नहीं निभाया। ठीक है, परंपराएं व संस्कृति तुम्हारी माँ से पूरे कर्तव्य करवाकर यदि उसे देवता नहीं मानती तो मत माने, पर उसे प्राणी, घर का सहयात्री तो माने। तुम कुछ दे नहीं सकते तो छीनो भी तो नहीं। मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हें क्या और क्यों देना चाहिए। आशीष के पैरों से जमीन खिसक गई। उसे पता था कि यह मकान भी माँ के ही नाम है। यदि माँ को अपने अधिकार समझ आ रहे हैं तो उसे नम्रता से कुछ मिल सकता है, उदंडता से कदापि नहीं। चुपचाप वो माँ को बैंक ले गया। राग ने साइन किए, फॉर्म भरा, मैं जिंदा हूँ, और पेंशन के रुपए लेकर पूरे 15,000 स्वयं रखे। वह 20,000 बेटे के सर पर हाथ रख सौंप दिए। लौटते में कुछ जलेबियां समोसे खरीद वे वृद्धाश्रम पहुंची। वहां बांट कर लौटी तो उन्हें ऐसा लगा कि वे तो एक सक्षम जीवित प्राणी हैं और पूरे स्वाभिमान से लगन से जीती दूसरों को भी जीने की प्रेरणा दे सकती हैं। तो ये थी कहानी मैं जिंदा हूँ। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।